नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। कक्षा 12 के विद्यार्थियों, हमारी जो डेली 12 बजे की क्लास है वो शुरू हो चुकी है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में हिस्ट्री की जो नई बुक लगी है जिसका नाम है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2। और आज हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है भारत के विकास की यात्रा, जो 2004 से 2019 तक की है। इससे पहले पहला और दूसरा पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, आपने नहीं देखे आई बटन में लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरुआत में जो है 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल चला था, 2004 से मई 2014, यानी 10 साल जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे। भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को शपथ ली और 22 मई 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। यानी मनमोहन सिंह जो है देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जो विश्व में जाने माने अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री मतलब क्या होता है कि ये जो है इकोनॉमिस्ट थे, यानी अर्थव्यवस्था के जानकार थे। सन 1982 से 1985 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, यानी 82 से 85 तक ये आरबीआई की गवर्नर भी रहे। जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने तब राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर उनकी काबिलियत का भरपूर उपयोग किया। यानी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं वो पीएम नरसिम्हा राव के काल में वित्त मंत्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना गया, यानी जो उन्हें आर्थिक सुधार किए थे उसके कारण उनको प्रणेता माना गया है। उन्हें न केवल 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया, यानी 1987 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया, वरन बल्कि सन 93-94 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री भी घोषित किया गया, यानी 93-94 में उन्हें एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित किया गया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी सैप्रंग, यानी जो कांग्रेस का गठबंधन है जिसका नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे कहते हैं यूपीए, सरकार ने जहां आज़ादी के बाद की सर्वोत्तम जीडीपी दर प्राप्त की, वहीं भारत को दुनिया की दूसरी तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। यानी इस समय जो है मनमोहन सिंह सरकार के समय सबसे ज़्यादा जीडीपी आई और देश की अर्थव्यवस्था भी सबसे ज़्यादा बढ़ी। सप्रंग सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मनरेगा, आधार कार्ड योजना, मध्याह्न भोजन मिड डे मील जैसे महत्वपूर्ण कानूनों से आमदन को लाभान्वित किया। यानी ये मनमोहन सिंह सरकार में ये प्रमुख जो है कानून बने थे। जैसे एक तो बना था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एक सूचना अधिकार आरटीआई, एक शिक्षा का अधिकार बना था मनरेगा, आधार कार्ड भी इसी समय है, मिड डे मील जैसे कई कानून आए थे। इन्हीं अधिकारों और योजनाओं के फलस्वरूप भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति राजनीतिक लोकतंत्र से बढ़कर आर्थिक और कल्याणकारी लोकतंत्र की ओर ठोस रूप से अग्रसर हुई। यानी इन्हीं कल्याणकारी जो योजना है इनके कारण जो भारतीय लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र से बढ़कर आर्थिक और कल्याणकारी लोकतंत्र की ओर बढ़ा। इसी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का व्यापक सपना महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर ने देखा। यानी ये जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है इसका जो सपना है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह कार्यकाल में प्रमुख कार्यों में से कतिपय के यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। यानी जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो प्रमुख कार्य हुए थे उनमें से कुछ कार्य आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूचना का अधिकार, जिसे कहते हैं लोकतंत्र में पारदर्शिता। यह थी आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 15 जून 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के समय अधिनियमित किया गया तथा इसके कुछ प्रावधान उसी तिथि से प्रभाव में आ गए। यानी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार है उन्होंने 15 जून 2005 को आरटीआई यानी जो सूचना का अधिकार है इसको अधिनियमित किया था और कुछ जो इसके प्रावधान थे उसी समय लागू किए गए। 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये कानून पूरे देश में लागू हो गए, क्योंकि उस समय जो है धारा 370 थी, अब तो नहीं है। अरुणा रॉय ने भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। यानी अरुणा रॉय ने जो है सूचना का अधिकार ऐसा आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का प्रभाव राजस्थान राज्य स्थित भीम तहसील के छोटे से गांव देव डूंगरी से हुआ। यानी इस जो आंदोलन है इसका जो प्रारंभ है और राजस्थान राज्य का जो भीम तहसील का एक छोटा सा गांव है देव डूंगरी,
वहाँ से ये प्रारंभ हुआ था। अब देखिए सूचना का अधिकार का अर्थ क्या होता है। सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई के तहत भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देगा। यानी भारत का जो भी नागरिक है उसको किसी भी विभाग से संबंधित या कोई भी डिपार्टमेंट से संबंधित अगर कोई सूचना चाहिए तो वो आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के माध्यम से मिलती है। इस अधिनियम में प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकारण में पारदर्शिता के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में होने वाले कार्यों की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक पद्धति स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग गठित करने की व्यवस्था है। यानी क्या क्या जो भी लोक अधिकारी हैं उनके कार्यकारण में एक तो क्या पारदर्शिता हो, मतलब किसी प्रकार का झूठ पट या रिश्वत न हो। एक जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में जो कार्य हैं उनकी जो पहुंच है वो जनता तक पहुंचे। इसके लिए एक तो केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया और एक राज्य सूचना आयोग बनाया गया। आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर जरूर देना। आपको बताना है वर्तमान में भारतीय केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है और राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमेंट में जरूर बताना। सूचना के अधिकार से निष्क्रिय एवं सुस्त हुए तंत्र में नव शक्ति का संचार होगा। यानी सूचना के अधिकार से जो निष्क्रिय एवं जो सुस्त हुआ जो तंत्र था, मतलब सुस्त तंत्र था, उसमें नव शक्ति का संचार होगा। काम करने की प्रक्रिया में सुधार, यानी जो भी काम करने की प्रक्रिया इसमें सुधार होगा। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता आएगी, यानी जो सरकारी तंत्र है इसमें पारदर्शिता आएगी। उसकी जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके, यानी इसको जवाब भी देना पड़ेगा और कामकाज में आने जो अनियमित है इनको भी पकड़ा जा सकेगा। एसडी सोरी के अनुसार, एसडी सोरी आयोग के अनुसार सूचना की स्वतंत्रता का तात्पर्य है सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता, जिससे कागजात की जो प्रमाणिक प्रतियां लेना, यानी जो भी कागजात है उनकी प्रमाणिक प्रतियां का मतलब होता है उसकी फोटोकॉपी लेना, लोक अधिकारी का रिकॉर्ड लेना, जो भी अधिकारी है उसका रिकॉर्ड लेना, कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में रखी सामग्री जैसे दस्तावेज प्राप्त करना, टर्मिनल की मदद से सूचना प्राप्त करने की सुविधा लेना आदि इसमें निहित है। ऐसे में जो लोक अधिकार के निर्णय और कार्य संबंधित रिकॉर्ड भी शामिल होते हैं। अब है सूचना का अधिकार उपयोगिता। जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को सुचारू और संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए एक न्यूनतम शर्त है जानने का अधिकार। यानी हम देश के लिए देश की सरकार चुनते हैं तो हमको ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि देश की सरकार में जो चुने गए मंत्री हैं ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं। भारत में अब ये अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित है, यानी जो सूचना का अधिकार है इसको संवैधानिक अधिकार माना गया है। लोकतंत्र तथा प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में ये अधिकार अपनी औचित्य एवं उपयोगिता को सिद्ध करता है। यानी लोकतंत्र और प्रशासन व्यवस्था के संचालन में ये जो सूचना अधिकार है ये अपना महत्व सिद्ध करता है। सूचना के अधिकार की उपयोगिता का परीक्षण निम्न आयामों से स्पष्ट किया जाता है। यानी सूचना के अधिकार की जो उपयोगिता है इसका जो परीक्षण है वो निम्न आयामों से स्पष्ट किया जाता है। पहला है लोकतंत्र का आधार स्तंभ। सूचना का अधिकार किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था को समृद्ध एवं संरक्षित बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जो सूचना का अधिकार है वो कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो उसको मजबूत और उसको संरक्षित बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पारदर्शी एवं जवाबदेही लोकतंत्र की उपलब्धता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। यानी अगर लोकतंत्र पारदर्शी होगा और जवाबदेही होगा तो वो सफल लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र की सफलता हेतु देश की जनता को जागरूक बनाए रखने के लिए सूचना का प्रभाव आवश्यक है। यानी लोकतंत्र की अगर सफलता चाहिए तो देश की जनता को जागरूक बनाए रखना चाहिए, जिसके लिए जो सूचनाओं का प्रवाह है वो आवश्यक है। दूसरा है सुशासन की प्राप्ति। सुशासन का मूल मंतव्य एक ऐसे शासन हो जिसमें सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेही हो। यानी एक तो शासन व्यवस्था सहभागी हो, पारदर्शी हो। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, एक जैसे मतलब कांच होता है पारदर्शी, आर पार दिखने वाला, ऐसा होना चाहिए। मतलब काम काज में किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं, और जवाबदेही भी होना चाहिए। यह न केवल विधि के शासन की स्थापना करता है, यानी ये केवल कानून के शासन की स्थापना नहीं करता, वरन सामाजिक और आर्थिक रूप से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाता है। यानी जो व्यक्ति अंतिम छोर पर खड़ा है उसको भी लाभ पहुंचाता है। सुशासन की स्थापना तभी संभव होती है जब किसी देश के नागरिक को जानने का हक प्राप्त हो। यानी सुशासन तभी आएगा जब देश के नागरिकों को ये जानने का हक हो कि हमारा जो हम जिस सरकार को चुनाएं या हम जो काम करवा रहे हैं वो कितना हुआ, कैसे हो रहा है। तीसरा है भ्रष्टाचार में कमी। सूचना के सुचारू रूप से प्रवाह से अनियमितता और भ्रष्टाचार में कमी आती है। अगर सूचनाएं लगातार प्रवाहित होती है तो इससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। समय समय पर जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उससे ज्ञात होता है कि भारत के विकास को अवरुद्ध करने का प्रमुख तत्व भ्रष्टाचार है। यानी अगर भारत का विकास नहीं हो रहा तो इसका प्रमुख तत्व क्या है, भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2018 हेतु भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 78वां है। यानी 2018 में
भारत की एक मतलब इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सूची निकाली थी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 78वां। इस सूची में सर्वोच्च स्थान पाने वाले देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार पाया जाता है, यानी जो सर्वोच्च देश है उनमें भ्रष्टाचार बहुत कम है, यानी ना के बराबर है। भ्रष्टाचार के दैत्य से मुक्त हेतु सूचना का अधिकार सशक्त हथियार का कार्य कर सकता है, यानी अगर हमें भ्रष्टाचार के दैत्य से मुक्त पाना है तो ये सूचना का अधिकार हमारा हथियार हो सकता है। भ्रष्टाचार करने वालों के लिए सूचना का अधिकार भय का काम करेगा, यानी जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए सूचना का अधिकार जो है भय का काम करेगा, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। कैसे कि जो आरटीआई के अंदर इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो मतलब सूचना के अधिकार, अगर सूचना के अधिकार से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम अधिकारी को जो है पैसे क्यों खिलाएंगे। पंचायती राज को मजबूती। देश में पंचायती राज का जो सूत्रपात है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। संविधान के 73वें संशोधन 93-94 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप मिला। पंचायती राज की सफलता बहुत कुछ सूचना के अधिकार पर निर्भर करती है, यानी जो पंचायती राज है ये भी सफल हो ये भी सूचना के अधिकार में निर्भर करती है। स्थानीय स्वय शासन को सूचना के अधिकार के माध्यम से फलित किया जा सकता है, यानी जो स्थानीय स्वय शासन है इसके अंदर भी सूचना का अधिकार से उसको अच्छा किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क देकर पंचायती राज की किसी भी स्तर की संस्था में ग्रामीण विकास से संबंधित पत्रावली का अवलोकन कर सकता है, यानी इसमें एक शुल्क निर्धारित होता है वो चुका कर, और पंचायती राज की कोई संस्था हो जैसे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, उसके क्या क्या काम हुए हैं उनका अवलोकन कर सकता है। पत्रावली की फोटोकॉपी प्राप्त भी कर सकते हैं, यानी उसकी फोटोकॉपी भी मिल सकती है। मनरेगा में भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सूचना के अधिकार से विभिन्न प्रावधान किए गए, यानी जो मनरेगा है इसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें भी आरटीआई के कई प्रावधान किए गए। सूचना के अधिकार से निसंदेह पंचायती राज की संस्थाओं के संचालन में गति आएगी और गांव के विकास में बदलाव भी आएगा। 5वां है मानवाधिकार को संरक्षण। मानव अधिकार के परिप्रेक्ष्य में सूचना के अधिकार की स्थिति मूलभूत मानव अधिकार की है, क्योंकि इसका व्यक्ति के जीवन के साथ भी सीधा संबंध है, यानी जो मानव अधिकार है इसका संबंध व्यक्ति के जीवन से है। नागरिकों के अस्तित्व से ये मुद्दा जो है परोक्ष रूप से यानी सापेक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जिंदा रहने के लिए सूचना जानना जरूरी है, यानी मानव अधिकार के लिए जो सूचना है वो जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हम इतना ही देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नए बोले। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।